हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कि आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास इसके 2019 और 2020 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है आ, ई, उ, या। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्वर नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी या। आपको याद रखना है वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना हो स्वर कहलाते हैं और स्वरों की संख्या 11 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ, ई, उ, री, ओ और ओ। ठीक है, ये 11 स्वर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, छा वर्ण किन दो वर्णों के मिश्रण से बना है? हलंत का प्लस हलंत सा, हलंत चा प्लस छा, या फिर हलंत का प्लस सा, या फिर हलंत छा प्लस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो छा वर्ण आपका है ये हलंत का प्लस सा से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा, श्रा ये कैसे बने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छा है वो हलंत का प्लस सा से मिलकर बना है, जो त्रा है वो हलंत ता प्लस रा से मिलकर बना है, और जो ज्ञा है वो हलंत जा प्लस या से मिलकर बना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो श्रा है वो हलंत सा प्लस रा से मिलकर बना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपको विकल्प में ऐसा ना हो और ऐसा हो हलंत का प्लस हलंत सा प्लस आ, तो ये भी आपका सही होगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, निम्नलिखित में अयोगवा है आ, ई, अंग, अहा, या फिर ए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको याद रखना है दोस्तों इनमें आप देख सकते हैं ये आपका अनुस्वार कहलाता है, और दोस्तों अहा आपका क्या कहलाता है? ये आपका विसर्ग कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, वाक्य के गुण होते हैं सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वाक्य के गुण होते हैं सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। वाक्य के मुख्य गुणों में सार्थकता यानी कि अर्थपूर्ण होना, योग्यता यानी कि अर्थ व्यक्त करने की क्षमता, क्रमबद्धता यानी कि शब्दों का उचित क्रम आवश्यक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, मुझसे बैठा नहीं जाता। उदाहरण है कर्तृवाच्य का, कर्मवाच्य का, भाववाच्य का या विधिवाच्य का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भाववाच्य का। ठीक है, आपको याद रखना है जहां क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार बदलती है और ना कर्म के, बल्कि क्रिया का भाव या अर्थ ही प्रधान होता है, वहां भाववाच्य होता है। ठीक है, जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, यह आपके किसके उदाहरण हैं? भाववाच्य के। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, उत्क्षिप्त वर्ण हैं। आपको बताना है इनमें से उत्क्षिप्त वर्ण कौन से हैं? या, बा, ड़ा, ढ़ा, डा, ढा, टा, ठा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ला, ढ़ा। ठीक है, ये क्या है? उत्क्षिप्त वर्ण है। ठीक है, उत्क्षिप्त वर्ण क्या होते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है हिंदी व्याकरण में ड़ा और ढ़ा को उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और झटके के साथ नीचे गिरती है, जिसे उत्क्षिप्त यानी कि फेंका हुआ कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है सघोष एवं अघोष, अनुस्वार एवं अनुनासिक, स्पर्श एवं ऊष्म या फिर अल्पप्राण एवं महाप्राण। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं श्वास के आधार पर पूछा गया है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अल्पप्राण एवं महाप्राण। अल्पप्राण वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कम वायु निकलती है उन्हें अल्पप्राण, और जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण और अंतयस्थ वर्ण यानी कि या, रा, ला, वा आते हैं, और महाप्राण में
प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और ऊष्म यानी कि सा, शा, सा और हा शामिल हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है भाषा का भेद है लिखित, मौखिक, ए एवं बी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भाषा के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। लिखित और मौखिक ये दोनों भाषा के भेद होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है भाषा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, मौखिक भाषा यानी कि बोलकर, लिखित भाषा यानी कि लिखकर और सांकेतिक भाषा यानी कि इशारों द्वारा। ठीक है, ये तीनों रूप विचारों के आदान प्रदान के माध्यम हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा है किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है, अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या लाघव चिन्ह। यहाँ पे पूछा गया है किसी वाक्य की पूर्णता पर, तो कौन सा लगता है? जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आपको याद रखना है जब कोई वाक्य, कथन, सूचना समाप्त होती है तब पूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है। आपको बताना है बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा? कृपण, कंजूस, अपव्ययी या मितव्ययी। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अपव्ययी। बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाला के लिए एक शब्द होता है अपव्ययी। और दोस्तों मितव्ययी किसे कहते हैं? जो सोच समझकर कम खर्च करने वाला होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अपव्ययी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा है किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वो संख्या बढ़ जाती है 10 गुना, 20 गुना, 2 गुना या 5 गुना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए संख्या 5 है, अगर हम इसके दाहिनी ओर शून्य रख दें तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 5 से कितनी हो जाएगी? ये आपकी 10 गुना हो जाएगी, यानी कि 5 दशावन 50। ठीक है, तो कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, 10 गुना हो जाती है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में पूछा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 100, 299, 999 या फिर 998। तो दोस्तों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए हम 9 को 3 बार लिखेंगे, तो ये आपकी जो संख्या है ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए 100, ये आपकी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा है 3478 में सैकड़े वाली संख्या है 7, 8, 4 या 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 8 है ये इकाई पर है। ठीक है, ये जो 7 है ये आपकी दहाई पर है और जो 4 है ये आपका कितने पर है? सैकड़ा पर है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? सैकड़े वाली संख्या पूछी है, तो कौन सी हो जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में पूछा है 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है 1, 0, 3 या 2। तो दोस्तों 10 तक के अंकों में सबसे छोटा जो अंक होगा वो कौन सा हो जाएगा? 0 या 0। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में पूछा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंतक्षरी या अन्यताक्षरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अंत्याक्षरी। ठीक है, दोस्तों आपको मस्तिष्क, कवियत्री, रचयिता आदि वर्तनी याद रखनी है, आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों ये 2019 के 15 बहुविकल्पीय प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं। 15 में से आपके कितने सही हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। अब दोस्तों हम 2020 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला प्रश्न पूछा गया है छा, त्रा, ज्ञा व्यंजन है लुंठित, ऊष्म, संयुक्त या उत्क्षिप्त। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा ये आपके संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन कौन से होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन? छा, त्रा, ज्ञा और सिरा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा क्रिया। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या विशेषण शब्द। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें
पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हवा का पर्यायवाची पवन, वायु, बात, मारुत आदि होते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, अग्र स्वर, संवृत स्वर, पश्च स्वर या ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं विषम संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या या अपरिमेय संख्या। तो आपको याद रखना है वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6 में पूछा है एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, Q बराबर नहीं है 0 के, P बराबर नहीं है 0 के, P बटे Q के या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एक परिमेय संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन दोस्तों जो Q है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा P बटे Q के। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है शून्य की खोज कहाँ हुई थी, यूनान, ब्रिटेन, बेबीलोनिया या भारत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शून्य की खोज हुई थी भारत में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8 में पूछा है 990 में 9 का स्थानीय मान है। तो दोस्तों स्थानीय मान निकालने के लिए आप लिखेंगे 990, 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 9 लिखेंगे, 9 के आगे कितने अंक हैं, 1 अंक है तो 0 लगा देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों इस 9 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो 9 लिखेंगे, इसके आगे कितने अंक हैं, 2 अंक है तो 2 0 लगा देंगे। ठीक है, तो जो 9 का स्थानीय मान है 90 और 900। ठीक है, 2 मान है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना 90 है ना 900 है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9 में पूछा है आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये कथन है। तो ये कथन मैथिली शरण गुप्त जी का है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे बच्चों को किन माध्यमों से कराया जाना चाहिए, खेल द्वारा, मूर्त वस्तुओं द्वारा, कविता द्वारा या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए खेल द्वारा। खेल द्वारा जो छात्र होते हैं वो सक्रिय रूप से सीखते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। मूर्त वस्तुओं द्वारा जैसे कंकड़ के द्वारा, माचिस की तीली के द्वारा, बटन के द्वारा, गेंदों के द्वारा, इसको गिनकर जो बच्चे होते हैं वो आसानी से संख्या को समझ सकते हैं, तो ये भी आपका सही होगा। ऑप्शन सी है कविता द्वारा। तो दोस्तों संख्याओं से जुड़ी कविताएं सुनाकर भी आप बच्चों को 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान दे सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11 में पूछा है निम्नलिखित में से दंत व्यंजन है का, पा, ड़ा या ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ना। ठीक है, आपको याद रखना है हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से ता वर्ग के व्यंजन यानी कि ता, था, दा, धा, ना और ला और सा दंत व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12 में पूछा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है 1, 2, 3 या 5। तो दोस्तों आपको याद रखना है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13 में पूछा है 22 गुणा 34 का गुणनफल है। तो दोस्तों आप लिखेंगे 22 और गुणे में कितना 34। ठीक है, अब गुणा कर देंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इन्हें जोड़ देंगे तो दोस्तों आपका कितना आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8, 8 से 14 का 4 हासिल 1, 6 1 7, 748 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 में पूछा है गणित की मूल संक्रियाएं हैं जोड़, घटाना, भाग, गुणा, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है गणित की 4 मुख्य मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, जोड़, घटाओ, गुणा और भाग, यानी कि ऑप्शन ए और बी आपके आंसर होंगे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, यानी कि दोस्तों आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15 में पूछा है ता वर्ग का उच्चारण स्थान है स्पर्श, कंठ, ओष्ठ या दंत। तो दोस्तों ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है का वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कौन सा होता है, कंठ होता है। ठीक है, और आपको याद रखना है जो पा वर्ग होता है उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों यूपी डीएलएड से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट और क्लासेज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ।